जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी एमसीक्यू के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यूथ साइंस चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कशन देख रहे थे और उसी करीब में हम लोगों ने इससे पीछे के सेशन में प्लांट मॉर्फोलॉजी एमसीक्यू का पहला क्लास देखा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उसके दूसरे क्लास की चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है आंसर सहित उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई चाहते हैं साइंस को कम समय में कंप्लीट रिवाइज करना तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। दोस्तों इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बेसिकली प्लांट के फ्लावर और फ्रूट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे मित्रों का ये कंफ्यूजन रहता है कि गुरुजी प्लांट का जो फ्लावर होता है उसका हम लोग स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते हैं और साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ बेसिक बातें होती है जो हम लोग बार बार भूल जाते हैं। तो मेरे मित्र आज के इस सेशन में हम लोग पहले प्लांट के फ्लावर से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट को समझेंगे और फिर इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इससे संबंधित MCQ करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्लांट के फ्लावर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक बातों को, फिर बात करते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर की। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फूल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुरुजी किसी भी पौधे में फूल होता ही क्यों है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग पौधे में जनन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी किसी भी प्लांट की जनन प्रक्रिया की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि प्लांट में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा? तो गुरुजी प्लांट में एक होता है अलैंगिक जनन। एक कौन सा होता है? अलैंगिक जनन। और साथ ही हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे हम लोग स्पर्म और ओवम यानी कि शुक्राणु और अंडाणु की बात नहीं करते हैं। और हम सबों को मालूम है कि प्लांट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है उसमें कौन कौन सा आता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी फिजन आता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फिजन के ही प्रकार होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सब के सब क्या है? तो गुरुजी प्लांट में होने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। लेकिन हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जिस पौधे में फूल पाया जाता है, जिस पौधे में फूल पाया जाता है उसमें जनन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो गुरुजी लैंगिक तरीका से होती है, यानी कि सेक्सुअल मेथड से होती है। मतलब साफ है कि जो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि प्लांट में लैंगिक जनन की भी प्रक्रिया होती है, तो किस प्रकार के प्लांट में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है? आप कहेंगे कि गुरुजी जिस प्लांट में फूल होगा, यानी कि जिस प्लांट में आपका पुष्प होगा उसमें आपका किस तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा? आप कहेंगे गुरुजी सेक्सुअल तरीके से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो उस प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि उसी के द्वारा क्या होता है, उस प्लांट का जो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की प्रक्रिया होती है वो होती है। और हमेशा आप सभी कंठाग्र करके रखेंगे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं, उन सभी में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? तो गुरुजी सेक्सुअल तरीके से होता है, यानी कि लैंगिक जनन के माध्यम से होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि फूल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि जब हम लोग फ्लावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन पड़ता है कि ये बताओ कि फूल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और मैंने आपके सुविधा के लिए यहाँ पे इस पॉइंट को नोट डाउन कर दिया है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। आप कहेंगे एंथोलॉजी कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं। साथ ही आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि किसी भी फ्लावर के कितने पार्ट हो सकते हैं, कितने भाग हो सकते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कोई भी आपका जो फ्लावर होगा उसके 4 भाग होते हैं। कोई भी पुष्प का 4 भाग होता है और जिस किसी भी पुष्प में, जिस किसी भी फूल में ये 4 भाग मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प कहते हैं या फिर पूर्ण फूल कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वैसे सभी फूल जिसमें 4 महत्वपूर्ण भाग पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प कहते हैं। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि आपने जो बताया कि पुष्प के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो ये 4 महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है आपका दलपुंज, तीसरा होता है आपका पुमंग और चौथा होता है आपका जायांग।
क्या ध्यान में रखेंगे कि किसी भी पुष्प में जो 4 महत्वपूर्ण भाग होंगे वो 4 महत्वपूर्ण भाग आपका कौन कौन सा होगा? आप कहेंगे पहला होगा बाह्य दलपुंज, दूसरा होगा दलपुंज, तीसरा होगा जायांग और चौथा क्या होगा? पुमंग। और किसी भी फूल में अगर ये चारों भाग है तो वो आपका क्या कहलाएगा? पूर्ण पुष्प कहलाएगा, यानी कि कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। क्या लिखा है कि जिन पुष्पों में 4 चक्र यानी कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जायांग उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि पुष्प का जो ये 4 भाग होता है इसी को क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकली चक्र बोला जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि जिन किसी भी फूलों में 4 चक्र पाया जाएगा और वो 4 चक्र कौन होगा? बाह्य दलपुंज, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। और साथ ही जिसमें दलपुंज होगा, ध्यान में रखिएगा कि दलपुंज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। और साथ ही साथ पुमंग यानी कि एंड्रोसियम होगा और साथ ही साथ जायांग यानी कि जाइनोसियम होगा, वो क्या कहलाएंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी पूर्ण पुष्प कहलाएगा, यानी कि कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी क्या अपूर्ण पुष्प भी होता है? बिल्कुल सर, ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी फूल में, कोई भी पुष्प में इस चारों चक्र में से एक या एक से अधिक चक्र नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे, यानी कि अपूर्ण पुष्प कहेंगे। और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे लिख दिया है पॉइंट 3 में कि जिन पुष्पों में पुष्प के एक या अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं, यानी कि वैसा फूल जिसमें फूल के एक या एक से अधिक चक्र क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण पुष्प कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो आप ये चीज हमेशा माइंड में रखेंगे कि जिस फूल में एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित होगा, नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट फ्लावर, यानी कि अपूर्ण पुष्प कहलाएगा। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे, अभी जो आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी किसी भी फूल में 4 चक्र पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग एवं जायांग, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि पुष्प का जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है वो पुष्प का सहायक अंग कहलाता है, यानी कि फूल का सहायक अंग कहलाता है। और साथ ही जो पुमंग और जायांग होता है ये पुष्प का, यानी कि फूल का क्या कहलाता है? आवश्यक अंग कहलाता है। मैंने नोट करके यहाँ पे इस चीज को भी लिख दिया है कि पुष्प का जो बाह्य दलपुंज होता है और जो दलपुंज होता है ये क्या कहलाता है? पुष्प का सहायक अंग कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेसरी ऑर्गेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेसरी ऑर्गेन कहते हैं। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से फूल का सहायक अंग है, तो आप क्या कहेंगे? बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है वो क्या है? पुष्प का सहायक अंग है। साथ ही अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से पुष्प का, यानी कि फूल का आवश्यक अंग है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि पुमंग और जायांग जो हैं ये पुष्प के क्या कहलाते हैं? आवश्यक अंग कहलाते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि आवश्यक अंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में इसेंशियल ऑर्गेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसेंशियल ऑर्गेन कहते हैं। ये 4 बातें आप सभी अपने माइंड में रखेंगे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अब आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि किसी भी फूल का संरचना कैसा होगा? किसी भी फूल में कहां पे पुमंग होगा, कहां पे जायांग होगा, कहां पे बाह्य दलपुंज होगा और कहां पे दलपुंज होगा? तो आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फूलों की संरचना की। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फूल की संरचना की, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी भी फूल को देखेंगे तो आपको उसमें ये सारे पार्ट नजर आएंगे, ये सारे भाग नजर आएंगे। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग यहां से समझना शुरू करते हैं और यहां तक पहुंचते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। आप सबों को मालूम है कि जो फूल है वो किससे लगा हुआ रहता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये डाली से लगा हुआ रहता है, यानी कि पेड़ का जो शाखा होता है उससे लगा हुआ रहता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि फूल जो आपका डाली से जुड़ा हुआ रहता है तो वहां पे क्या होता है? तो गुरुजी इस तरह की एक पतली सी, मतलब डंठल जैसा संरचना दिखता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि फूल का वह भाग जो डाली से लगा हुआ रहता है उसी को हम लोग पुष्प वृंत या फिर क्या बोलते हैं? डंठल बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। और इसी के थ्रू फूल क्या होता है? तो गुरुजी डाली से जुटा हुआ रहता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि फूल का वह भाग जो डाली से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डंठल कहते हैं या फिर इंग्लिश में पेडिसेल कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आपने ये चीज भी देखा होगा कि कोई भी जो आपका फूल होता है
जो आपका कोई भी फूल होता है उसके जस्ट नीचे में ये चपटा जैसा संरचना रहता है, यानी कि आप कह सकते हो कि थैला जैसा संरचना आपको दिखाई पड़ता है। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपको चपटा थैला जैसा संरचना दिखाई पड़ता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में थैलमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलमस कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि पूरा का पूरा फूल आपका कहां पे रहता है, तो गुरुजी इसी थैलमस पे रहता है। तो सिंपल वे में आप सभी याद रखेंगे कि जो आपका पूरा फूल का आधार है, जो आपका पूरा फूल का आधार है वो कहां पे रहता है, तो गुरुजी पुष्पासन पे टिका हुआ रहता है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फूल जिस पे टिका हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे पुष्पासन कहते हैं, यानी कि थैलमस कहते हैं। और पुष्पासन से आपको एक छोटा सा डंठल दिखाई पड़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग पुष्पवृंत या फिर डंठल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेडिसेल कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, फ्लावर का नीचे वाला संरचना हो जाता है। साथ ही आप सभी ने गौर किया होगा कि फ्लावर में आपको इस तरह का हरा पत्ती जैसा संरचना भी दिखाई पड़ता है। और ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं, इंग्लिश में सेपल्स कहते हैं। और हमेशा माइंड में रखेंगे कि ये जो आपका बाह्य दल होता है ये फूल का क्या कहलाता है, तो गुरुजी पहला चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला चक्र कहलाता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि फूल में आप क्या देखते होंगे, तो गुरुजी इस तरह के रंगीन, मतलब कि कई अलग अलग कलर में आपको पत्ती जैसा संरचना दिखता है, लेकिन वो हरा नहीं होता है, वो अलग अलग कलर में होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि गुरुजी ये रंगीन कलर में होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपको पुष्प में रंगीन भाग दिखाई पड़ता है उसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं, यानी कि दल बोलते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि ये आप एक पत्ती को सिर्फ दल बोलेंगे, यानी कि किसी भी फूल में अगर बहुत सारा रंगीन भाग है, बहुत सारा रंगीन दल है, तो उसमें से एक को हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। लेकिन यही अगर बहुत सारा ग्रुप में रहेगा तो हम क्या कहेंगे, गुरुजी ग्रुप में रहेगा तो इसको हम लोग पुंज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुंज का मतलब ही समूह होता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अभी जो आपने डिस्कस करा है कि कोई भी जो फूल होता है उसका 4 चक्र होता है, उसमें पहला चक्र आपका बाह्य दल पुंज होता है और दूसरा चक्र आपका कौन सा होता है, तो दल पुंज होता है। और ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे पेटल का जो ग्रुप होता है उसी को क्या बोला जाता है, दल पुंज बोला जाता है। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो दल पुंज है ये कहां पे रहता है, तो ये बाह्य दल के अंदर रहता है। क्योंकि ये निकलता कहां से है, तो गुरुजी यहीं से निकलता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका दल पुंज होता है, कोरोला होता है, वो कहां पे रहता है, तो गुरुजी कैलिक्स के अंदर रहता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि बाह्य दल पुंज के अंदर में रहता है। आप कहेंगे कि चलो सर पहला चक्र और दूसरा चक्र तो हमको समझ में आ गया, ये बताओ कि तीसरा चक्र क्या होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी फूल का जो नर भाग होता है, यानी कि जो मेल पार्ट होता है, किसी भी फूल का जो मेल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, तो गुरुजी फूल का तीसरा चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तीसरा चक्र कहलाता है। और ध्यान में रखेंगे कि किसी भी फूल का जो फीमेल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, तो गुरुजी फूल का चौथा चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चौथा चक्र कहलाता है। तो आप ये चारों चक्र हमेशा माइंड में रखेंगे कि बाह्य दल को क्या बोला जाता है, तो गुरुजी पहला चक्र बोला जाता है, दल पुंज को क्या बोला जाता है, दूसरा चक्र बोला जाता है, और फूल का जो मेल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, तो गुरुजी तीसरा चक्र, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, चौथा चक्र बोला जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि किसी भी फूल में मेल और फीमेल पार्ट कहां पे होगा। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आपने इसके बाहरी संरचना और ये किस पे टिका हुआ रहता है इसको समझ लिया है। अब आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि गुरुजी इसके बीच में ये अंडा जैसी संरचना आपको दिख रही है। कैसे दिख रही है सर? अंडा जैसी संरचना दिख रही है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुजी इसको हम लोग अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं, या फिर अंड कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। और हमेशा माइंड में रखेंगे कि किसी भी फूल का जो अंडप होता है वो कौन सा पार्ट होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये फीमेल पार्ट होगा। क्या होगा? फीमेल पार्ट होगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इसी अंडप में आप क्या देखते हैं कि गुरुजी एक ये सीधी लाइन जैसी खड़ी संरचना हमको दिखाई पड़ रही है, और ये जो संरचना आपको दिखाई पड़ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आपका जो ओव्यूल का ये वाला पार्ट है ये वर्तिका कहलाया, स्टाइल कहलाया, और इसका जो ये शीर्ष पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है, यानी कि स्टिग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी फूल का जो फीमेल पार्ट होता है, किसी भी फूल का जो फीमेल पार्ट होता है उसमें कौन कौन आ जाते हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी ओव्यूल आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा और वर्तिकाग्र आ जाएगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वर्तिकाग्र और वर्तिका
वर्तिकाग्र और वर्तिका दोनों को क्या कहा जाता है? तो सर दोनों को सम्मिलित रूप से स्त्री केसर कहा जाता है। फूल का स्त्री केसर कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश में इसी को कार्पेल या फिर पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल या फिर पिस्टिल कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि जरा सा ये बताओ कि फूल का फीमेल पार्ट कौन सा होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि फूल का फीमेल पार्ट अंडक यानी कि अंडकोशिका और साथ ही साथ स्टाइल यानी कि वर्तिका और वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा को क्या बोला जाता है? फूल का फीमेल पार्ट बोला जाता है। और सम्मिलित रूप से इसी को हम लोग स्त्री केसर हिंदी में कहते हैं या फिर इंग्लिश में कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि फूल के इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी फूल के इसी भाग को हम लोग जायांग भी कहते हैं। तो ये चीज मैं यहाँ पे इसको मिटा करके लिख दे रहा हूं कि ये पार्ट आपका क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा कि फूल का जो फीमेल पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। और मेरे मित्र इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि फूल का मेल पार्ट कौन कौन सा होगा? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि फूल का जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं और हिंदी में पुतंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं और हिंदी में पुतंतु कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि ये यहाँ पे जो आप गोलीय संरचना देख रहे हैं और इसमें आप कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे, एक्चुअली में ये क्या है? तो गुरुजी ये जो है इसमें जो डॉटेड संरचना हमको दिखाई पड़ रहा है वो परागकण है। क्या है सर? परागकण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स आपका कहां पे रहता है? तो गुरुजी परागकोश में रहता है। यानी कि ये जो आपका फिलामेंट के ऊपर में गोलीय संरचना दिखाई पड़ रही है इसको हम लोग परागकोश कहते हैं, जिसमें क्या होगा? तो गुरुजी परागकण रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और ये आपका परागकोश जिसके सहारे या जिस डंठल के सहारे फूल के साथ जुटा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट यानी कि पुतंतु कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि फूल का जो मेल पार्ट होता है वो कौन कौन सा होता है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी परागकोश, फिलामेंट और परागकण ये सब के सब क्या कहलाते हैं? फूल के मेल पार्ट कहलाते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परागकोश और फिलामेंट को क्या बोला जाता है सम्मिलित रूप से? तो गुरुजी इसी को सम्मिलित रूप से एस्टेमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्टेमेन बोला जाता है। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी फूल में जो मेल पार्ट होता है वो कौन कौन सा होता है? तो गुरुजी फिलामेंट होता है, एंदर होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। जहां पे एंदर और फिलामेंट को सम्मिलित रूप से हम लोग एस्टेमेन कहते हैं और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फूल के मेल पार्ट को ही क्या बोला जाता है? तो गुरुजी पुमंग बोला जाता है। यानी कि ये जो आपका मेल पार्ट है, ये जो आपका मेल पार्ट है ये सब के सब क्या कहलाएंगे? पुमंग कहलाएंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। तो मेरे मित्र आपको फूल के संरचना से संबंधित सिर्फ और सिर्फ 3-4 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। वो कौन कौन सा? तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फूल जिस पे टिका हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं या फिर इंग्लिश में थैलमस कहते हैं। और फूल जिसके सहारे डाली से जुटा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डंठल कहते हैं या फिर इंग्लिश में पेडिसेल कहते हैं। फूल का जो आपका 2 महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग होता है वो क्या होता है? तो गुरुजी पुमंग होता है और जायांग होता है। पुमंग हम लोग किसको बोलते हैं? तो फूल का जो मेल पार्ट होता है उसको पुमंग बोला जाता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? तो गुरुजी पुमंग के अंतर्गत जो हमारा एंदर होता है, फिलामेंट होता है और साथ ही साथ जो पोलन ग्रेन्स होता है यानी कि परागकण होता है, ये सब के सब फूल का मेल पार्ट कहलाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग बोल देते हैं। और जब हम लोग फूल के फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये फूल का चौथा चक्र होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो ओव्यूल आता है, स्टिग्मा आता है और स्टाइल आता है। और इन सभी को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। तो अगर आपको फूल के संरचना के बारे में इतना सा चीज याद है तो मेरे समझ से आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसका जवाब हंस के दे सकते हैं, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जब फूल का मेल और फीमेल पार्ट एक दूसरे के साथ क्या करता है? डिफ्यूज करता है, तब उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि फूल में यानी कि प्लांट में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो 2 तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है? 2 तरीके से होती है। एक क्या होता है आपका स्वपरागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है आपका परपरागन जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, अब ये बताओ कि इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं इससे संबंधित पूछे गए क्वेश्चन की। लेकिन उससे पहले अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लेंगे।
आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पंखुड़ी, दूसरा ऑप्शन है पुंकेसर, तीसरा ऑप्शन है बाह्यदल, चौथा ऑप्शन है स्त्रीकेसर। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। अभी जस्ट आप सबों ने देखा है कि जब हम लोग फूल के मादा प्रजनन अंग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी भी फूल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है गुरुजी अंडप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। फिर क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी फिर होता है वर्तिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टाइल कहते हैं। फिर क्या होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी फिर होता है वर्तिकाग्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और साथ ही साथ आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी वर्तिका और वर्तिकाग्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलते हैं। कार्पेल या फिर क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है पंखुड़ी, पंखुड़ी बोले तो पेटल्स, आप कहेंगे सर ये तो नहीं होगा। आपका दूसरा ऑप्शन है पुंकेसर, आप कहेंगे कि गुरुजी फूल का जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टेमेन बोलते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आपका तीसरा ऑप्शन है बाह्यदल, आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो फूल का पहला चक्र होता है। और आपका चौथा ऑप्शन है स्त्रीकेसर, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश अंडप का एक भाग नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है वर्तिकाग्र, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है पुंकेसर, चौथा ऑप्शन है स्टाइल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा अंडप का एक भाग नहीं है। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि जब हम लोग किसी भी फूल के अंडप की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये वाला जो संरचना होता है ये क्या कहलाता है? ओव्यूल कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर अंडप या फिर अंड कोशिका कहते हैं। साथ ही ये वाला जो संरचना है इसको आप क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर वर्तिका कहते हैं। और ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है? आप कहते हैं कि गुरुजी ये वर्तिकाग्र कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश अंडप का एक भाग नहीं है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ वर्तिकाग्र, आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो हिस्सा है क्योंकि आपने अभी जस्ट बताया है। दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, आप कहेंगे कि गुरुजी ये भी हिस्सा है क्योंकि अंडप को ही हम लोग क्या कहते हैं? अंड कोशिका या फिर अंडाशय कहते हैं। और आप कहेंगे कि गुरुजी हमारा तीसरा ऑप्शन है पुंकेसर, जबकि पुंकेसर क्या होता है? तो सर ये फूल का मेल पार्ट होता है, ये फूल का फीमेल पार्ट नहीं होता है। आपका चौथा ऑप्शन है स्टाइल, आप कहेंगे कि गुरुजी ये भी क्या है? ओव्यूल का ही हिस्सा है, यानी कि अंडप का ही हिस्सा है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पुंकेसर की बात की जा रही है, ये पुंकेसर क्या है? तो फूल का मेल पार्ट है। क्या है सर? फूल का मेल पार्ट है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डैश अंडप का एक भाग नहीं होता है, अंडप तो फूल का फीमेल पार्ट होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश ये पुंकेसर के भाग हैं। ऑप्शन दिया हुआ है परागकोश और अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है परागकोश और पुतंतु, तीसरा ऑप्शन है परागकोश और वर्तिकाग्र, और चौथा ऑप्शन है परागकोश और वर्तिका। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा पुंकेसर के भाग हैं। तो मेरे मित्र आप ये बताओ कि अभी जो मैंने आपको ये बताया है कि पुंकेसर हम लोग किसको बोलते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। और किसी भी फ्लावर में जो ये वाला पोर्शन होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी ये जो गोलीय संरचना ऊपर में दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग एंधर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुजी एंधर कहते हैं, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं, जिसमें क्या रहता है? परागकण रहता है। और साथ ही इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को तो हम लोग फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग हिंदी में पुतंतु कहते हैं। और एंधर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। और अभी जस्ट आपने बताया है कि एंधर और फिलामेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं, यानी कि पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर का हिस्सा कौन कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे परागकोश और पुतंतु हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक लिंगी पुष्प होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पपीता, दूसरा ऑप्शन है सरसों, तीसरा ऑप्शन है गुड़हल, चौथा ऑप्शन है सूरजमुखी। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक लिंगी पुष्प होता है, यानी कि एक लिंगी बोले तो वैसा पुष्प जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लिंग पाए जाते हैं। अब चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, ये उस पर डिपेंड करेगा कि प्लांट का कैटेगरी कैसा है। लेकिन आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि जहां भी एक लिंगी की बात की जाएगी तो वैसा पुष्प जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंग होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका पपीता होता है ये किसका उदाहरण होता है? तो गुरुजी एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एक लिंगी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में मोनोगेम्स कहते हैं। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि उभयलिंगी किसको बोलेंगे? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वैसा पुष्प जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वैसा पुष्प वैसा फूल जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि उभयलिंगी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं। आप कहेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो सरसों, गुड़हल और सूरजमुखी दिया हुआ है, ये तीनों क्या कहलाते हैं? तो सर ये तीनों उभयलिंगी होते हैं, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका मक्का होता है ये भी क्या होता है? तो गुरुजी उभयलिंगी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एक लिंगी पुष्प वो पुष्प होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंग होता है, और उभयलिंगी पुष्प वो पुष्प होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? लिंग मौजूद होते हैं। और अगर आपसे उदाहरण पूछेगा उभयलिंगी का तो आप सभी क्या कहेंगे? जो गुड़हल है या फिर जो सूरजमुखी है और साथ ही साथ जो मक्का है, सरसों है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है पपीता, तरबूज, खीरा, सरसों। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र मैंने आपको इतना कंसेप्ट दे दिया है कि मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी खुद दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। और इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि फूल के नर प्रजनन भागों को डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है अंडप, दूसरा ऑप्शन है पुंकेसर, तीसरा ऑप्शन है बाह्यदल पुंज और चौथा ऑप्शन है बाह्यदल। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें जो ऑप्शन में पुंकेसर दिया हुआ है यही फूल का क्या है? नर प्रजनन भाग है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि नर प्रजनन भाग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि फूल के संबंध में नर प्रजनन भाग को ही क्या बोला जाता है? तो गुरुजी पुमंग बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। और नर प्रजनन भाग कौन कौन सा होता है? आप कहते हैं कि गुरुजी जो एस्टेमेन होता है, पुंकेसर होता है, इसी के अंतर्गत दोनों आ जाता है। कौन कौन आ जाता है? तो गुरुजी एंदर भी आ जाता है और साथ ही साथ फिलामेंट भी आ जाता है। फिलामेंट मतलब क्या हुआ? तो गुरुजी जो पुतंतु होता है जिसके सहारे एंदर क्या होता है? फूल से टिका हुआ रहता है। और एंदर को क्या बोला जाता है? तो परागकोश बोला जाता है, जिसमें क्या रहता है? तो गुरुजी परागकण रहता है। तो जब भी फूल के नर प्रजनन भाग की बात की जाएगी आप कहेंगे कि जो एस्टेमेन होता है, पुंकेसर होता है, वो क्या होता है? नर प्रजनन भाग होता है, जिसमें आपका क्या रहता है? एंदर और फिलामेंट रहता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा गया है कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है बाह्यदल पुंज, दूसरा ऑप्शन है पुष्पासन, तीसरा ऑप्शन है बीजांडसन और आपका चौथा ऑप्शन है अंडवाहिनी। क्या होगा इसका आंसर? मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि फूल का पूरा हिस्सा जिस आधार पर स्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी उसी को हम लोग पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो गुरुजी इसी को इंग्लिश में थैलमस बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है। ऑप्शन दिया हुआ है पेटल, दूसरा ऑप्शन है आपका सेपल, तीसरा ऑप्शन है कार्पेल और चौथा ऑप्शन है पुमंग। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग फूल के संरचना की बात करते हैं, फूल के संरचना की बात करते हैं तो फूल का जो कार्पेल वाला भाग होता है या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, वो क्या होता है गुरुजी? तो फूल के मध्य में स्थित होता है। ध्यान दीजिएगा कि फूल के अगर आप संरचना की बात करते हैं तो फूल आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। अब इसके बीच में कौन है? आप कहेंगे कि गुरुजी ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। ये वाला पार्ट क्या है? तो गुरुजी इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। ये वाला पार्ट क्या है? तो गुरुजी इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा और स्टाइल दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको सम्मिलित रूप से कार्पेल या पिस्टिल बोला जाता है। तो जरा सा ये बताओ कि आपका कार्पेल और पिस्टिल कहाँ पे है? आप कहेंगे कि गुरुजी देखने से ही लग रहा है कि ये फूल के मध्य भाग में है, यानी कि फूल के बीच में स्थित है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फूल का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फूल का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फूल का बाहरी चक्र बाह्य दल पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? आप कहेंगे बाह्य दल पुंज कहलाता है। और चला अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि फूल का दूसरा चक्र कौन कहलाता है, तो ध्यान में रखना कि फूल का जो दूसरा चक्र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फूल का तीसरा चक्र कौन कहलाता है, तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं जिसको आप एंदर कहते हैं और इसको आप फिलामेंट कहते हैं, सम्मिलित रूप से आप इसी को क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं, यानी कि पुंकेसर कहते हैं, या फिर इसी को आप क्या कहते हैं? सर ये फूल का मेल पार्ट है जिसको हम लोग पुमंग के नाम से भी जानते हैं। तो जो फूल का पार्ट पुमंग होता है, ये फूल का क्या होता है? तो गुरुजी थर्ड साइकिल होता है, यानी कि तीसरा चक्र होता है। और ये जो आपका फूल का फीमेल पार्ट होता है, ये फूल का क्या होता है? तो गुरुजी चौथा चक्र होता है, जो कि फूल के मध्य में स्थित होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी एमसीक्यू के पहले क्लास में बताया है कि जब भी हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से पौधे के वनस्पतिक भाग हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो पौधे का जड़ होता है, साथ ही साथ जो पत्ती होता है और जो तना होता है, ये तीनों क्या कहलाते हैं? पौधे के वनस्पतिक भाग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब पौधे के वनस्पतिक जनन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है? अभी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पत्ते, जड़, तना, फूल। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पौधे का जो फूल होता है वो वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है प्ल्यूमिल, दूसरा ऑप्शन है रेडिकल, तीसरा ऑप्शन है कॉटिलेडोन, चौथा ऑप्शन है भ्रूण। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे सारा ऑप्शन इंग्लिश में है, तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे? आसानी से समझ सकते हैं, और मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया भी है कि पौधे के बीज में जो बीज पत्र होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉटिलेडन कहते हैं, उसी में क्या होता है? भविष्य के लिए खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है, ताकि जब वो बीज अंकुरित होगा तो उसके अंकुरन में वो खाद्य पदार्थ क्या करेगा? मदद करेगा। ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्ल्यूमूल। पहला ऑप्शन क्या है? प्ल्यूमूल। और ध्यान में रखिएगा कि प्ल्यूमूल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग हिंदी में प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर। और जब बीज अंकुरित होता है तो उसका जो आगे वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्रांकुर या प्ल्यूमूल कहलाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि दूसरा ऑप्शन है आपका रेडिकल्स, और मैंने आपको ये भी बताया है कि रेडिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग मूलांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। और जब आपका बीज अंकुरित होता है तो बीज का जो नीचे वाला भाग होता है, जो जड़ बनाता है, उसी को हम लोग रेडिकल या फिर मूलांकुर कहते हैं। और आपका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कॉटिलेडन। ध्यान में रखेंगे कि कॉटिलेडन को हम लोग हिंदी में बीज पत्र कहते हैं, और इसी बीज पत्र में क्या होता है? तो पौधे भविष्य के लिए भोजन का संग्रहण करता है। पौधे भविष्य के लिए भोजन का क्या करता है? संग्रहण करता है।
साथ ही आपका चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है भ्रूण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में एम्ब्रायो कहते हैं। और बीज का जो भाग अंकुरित होता है, जो प्रांकुर और मूलांकुर में बदल जाता है, वो क्या कहलाता है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो कहलाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पौधे जो हैं भविष्य के लिए अपना भोजन बीज के बीज पत्र में संग्रहित करता है, यानी कि कोटिलेडन में संग्रहित करता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से किस में बहुत ज्यादा बीज नहीं पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जिस किसी भी फल में बहुत ज्यादा बीज पाया जाता है उसको हम लोग बहुबीजी कहते हैं। आपका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है पपीता। पपीता को जब आप काटते हैं तो बहुत सारा बीज दिखाई पड़ता है, मतलब पपीता आपका बहुबीजी है। आपका दूसरा ऑप्शन है सेब, आप कहेंगे सर सेब में भी बहुत सारा बीज होता है। तीसरा ऑप्शन है लीची, लीची में क्या होता है, तो गुरुजी एक ही बीज होता है। और आपका चौथा ऑप्शन है अनार, आप कहेंगे सर अनार में भी क्या होता है, बहुत सारा बीज होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी लीची में तो एक ही बीज पाया जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि लीची जो है वो बहुबीजी फल नहीं है। तो आप बताओ सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है फल, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा ऑप्शन है तना, चौथा ऑप्शन है जड़। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा प्लांट का वर्धी भाग नहीं है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्लांट का वह भाग जिसमें वृद्धि होता है, प्लांट का वह भाग जिसमें वृद्धि होता है उसको हम लोग वर्धी भाग बोलते हैं। और वृद्धि किस में होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी जड़ों बढ़ता है, साथ ही साथ तना भी बढ़ता है और पत्ती में भी वृद्धि होता है। यानी कि अगर हम पौधे के वर्धी भाग की बात करें तो क्या होगा, तो सर जो जड़, तना और पत्ती है ये क्या कहलाएंगे, पौधे के वर्धी भाग कहलाएंगे। ध्यान में रखेंगे कि इन सभी में वृद्धि क्यों होता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि यहाँ पे विभोज्योतक उत्तक के द्वारा क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, और जिसके चलते इन सभी में क्या होता है, वृद्धि होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है फल, दूसरे ऑप्शन में पत्ती, तीसरे ऑप्शन में तना और चौथे ऑप्शन में जड़ दिया हुआ है। हम सबों को मालूम है कि जड़, तना और पत्ती में क्या होगा, वृद्धि होगा, यानी कि ये वर्धी भाग कहलाएगा, जबकि फल में वृद्धि नहीं होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पौधे का वर्धी भाग नहीं है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे और जो भी कंसेप्ट था उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।